हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बेस्ट वर्ल्ड में। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं या ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो आज हम ये अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि नंबर कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर हमारे पास होता है। फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग इवन नंबर किसको कहते हैं। तो इवन नंबर वैसा संख्या को कहते हैं जो दो से पूरी तरह से क्या होता है, डिविजिबल होता है। वैसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा इवन नंबर होगा। 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारा नंबर क्या है, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब जो ऐसी प्राकृत संख्या जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। फिर मेरे पास सेकंड नंबर में क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या या ऑड नंबर। तो अब हम लोग ऑड नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये सब संख्या जो है सो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर या विषम संख्या। फिर हमारे पास थर्ड नंबर में कौन सा संख्या आता है, थर्ड नंबर में हमारे पास संख्या आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो हम लोग प्राइम नंबर किसको कहते हैं या अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है, वैसी संख्या जो 1 से या खुद अपने से डिविजिबल हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम लोग क्या जाने कि वैसी संख्या जो 1 से या खुद सिर्फ अपने से डिविजिबल हो, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 का अगर हम फैक्टर देखते हैं तो 2 हमारे पास किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से और 2 से, और तो 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा। वहीं हम लोग 3 क्या देख रहे हैं, 3 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से और 3 से। 3 का तो और कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं हो सकता, 3 और किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या किससे हम लोग लिख रहे हैं, स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं किससे, 2 से। तो अब हम लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखे। तो 1 हम लोग इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो 1 का फैक्टर कौन सा होगा, सिर्फ 1, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 का डिविजिबल कौन सा होगा, सिर्फ 1 होगा, जिससे 1 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। लेकिन हम लोग अभाज्य संख्या होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद अपने से डिविजिबल हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे हमारे पास मतलब हुआ कि हमारे पास वैसा संख्या को अभाज्य बोलेंगे जिसका कम से कम
2 फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 का कितना फैक्टर हुआ, 1 और 2 यानी कि 1 2। यहाँ पे भी कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, लेकिन 1 का कितना फैक्टर है, सिर्फ 1 फैक्टर है। इसका मतलब 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 4th नंबर में हमारे पास आता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 से कहां तक हम लोग जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो हम लोग देखेंगे कि प्राकृत संख्या कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 से कहां तक हम लोग जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। फिर मेरे पास 5th नंबर में क्या आता है, पूर्ण संख्या। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर हमारे पास कौन सा होगा, वैसी संख्या जो 0 1 2 3 4 5 से कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है सो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ये दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या हुआ कि अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और वहीं अगर हम लोग 0 को हटा देते हैं, सिर्फ 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वैसी संख्या को हम कहेंगे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का टाइप्स ऑफ नंबर जो है, वो नंबर कितने तरह के होते हैं वो हम लोग देखें। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिविजिबिलिटी का यानी विभाजन का क्या क्या नियम है। तो जैसे कि हम लोग यहां देख रहे हैं विभक्ति के नियम, ठीक है, विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सा दो से विभाजित का, विभक्ति का क्या नियम है वो पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से विभक्ति का क्या नियम है। 2 से विभक्ति का नियम होने का मतलब है कि कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो, ये हम पता करें। तो जैसे कि एक हम लोग नंबर लिखते हैं 3 4 6 8 9 2, ठीक है। तो ये हम लोग को देखेंगे कि ये 2 से विभक्त होता है या नहीं होता है। तो इतना बड़ा संख्या है, अगर हम लोग एग्जाम में अगर इसको हम लोग सिर्फ बोला जाए कि ये बताइए कि ये संख्या 2 से विभक्त होता है कि नहीं होता है, अगर हम लोग इसको पूरा डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग सिर्फ इसको देख कर ही कैसे बता सकते हैं, तो वो हम लोग को क्या बताता है, विभक्ति का नियम बताता है, जिसे हम लोग देख कर ही या बहुत कम समय में ये जान सके कि ये इतनी बड़ी संख्या 2 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो इसको हम लोग कैसे जाने, जैसे सिर्फ हम लोग को क्या देखना, लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर यानी इकाई का नंबर। इकाई का नंबर मेरे पास क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या
2 से क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, 2 से विभक्ति का नियम, तो हम लोग नियम में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ हम लोग को वो देखना है कि इकाई अंक क्या है। तो कौन कौन सा होगा, तो हमारे पास वो 2 से डिविजिबल होगा, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो हमेशा क्या होगा, 2 से विभक्त होगा। फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या देखे थे, लास्ट का इकाई अंक कौन सा है, 2। इसीलिए हम लोग क्या बोले कि ये पूरा संख्या क्या होगा, 2 से विभक्त होगा, क्योंकि 2 से विभक्ति का नियम क्या है कि लास्ट में हमारे पास इकाई अंक में कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। फिर हम लोग इसे ये हम लोग देखें तो फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 8। ठीक है, लास्ट में हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ लास्ट का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक इसका कौन सा है, 8 है, यहाँ है। इसका मतलब ये हमारे पास ये पूरा हम लोग का क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तो 2 से फिर हम लोग देखेंगे कि 3 के विभक्ति का नियम क्या है। थ्री के विभक्ति का नियम, 3 के विभक्ति का नियम। तो 3 के विभक्ति का नियम हमें क्या बताता है कि कोई भी संख्या का अगर उसके अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता है, इसका मतलब वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 3, 6, 9, 6। ठीक है, ये एक संख्या है, ये हमको एक संख्या दिया गया। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये संख्या 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये संख्या दिया गया, इसके सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 6 24। ठीक है, 24 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कितना बार में होगा, 8 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी, क्योंकि ये इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से विभक्त हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। उसी तरह हम अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, 9 9 9 9 5 4। ठीक, 9 9 5 4। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, ऐड करने से हमारे पास सबका ऐड कितना आ रहा है, 9 प्लस 9 18, ये सबका ऐड कितना आ गया, 27। ठीक है, तो 27 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कितने बार में होता है, 9 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। तो अगर हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभक्त होती है, तो बस हम लोग सभी संख्याओं को ऐड करके देखेंगे, जो भी 3 से विभक्त होगी वो क्या हो जाएगा, 3 का डिविजिबल होगा। ठीक, फिर हम लोग लेते हैं सेकेंड, हम लोग का फिर से क्या आता है विभक्ति में, फिर हमारे पास है 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति के नियम,
9 से विभक्ति के नियम में कौन कौन सा है? तो 9 से विभक्ति के नियम भी वही है जो 3 से विभक्ति का नियम है। ठीक, 3 से विभक्ति का नियम कौन सा था कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो वैसे ही क्या होगा, अगर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसका एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 4 5 4 5, ये है। अब क्या करेंगे हम, इसके, ये एक संख्या है, इसके संख्या के अंकों का योग यानी 4 + 5 + 4 + 5, सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 2 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 5 4 5 भी क्या होगा? 9 से विभक्त होगा। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 6 9 6 9 7 6 9 7 2 6 9 7 3 2। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 6 + 9 + 7 + 3 + 2, सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है? ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 27। 27 आया। 27 9 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। फिर विभक्ति के नियम में हमारे पास क्या आता है? 4 के विभक्ति का नियम। फोर से विभक्ति के नियम हम लोग देखेंगे। विभक्ति के नियम, 4 के विभक्ति का नियम हमें क्या बताता है कि अगर कोई संख्या के सिर्फ इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल हो, इसका मतलब कि वो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभक्त होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल 2 5 7 9 6 4। क्या बताया 4 के डिविजिबल का नियम? सिर्फ लास्ट का इकाई और दहाई का अंक देखना। इकाई अंक मेरे पास हो गया ये, और दहाई अंक कौन सा हो गया? ये। तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे 64। क्या 64 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। कितना बार में? 16 बार में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। ठीक है, सेकेंड नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा? 3 9 9 9 7 2। ठीक, इसमें भी हमको कौन सा देखना है? सिर्फ लास्ट का 2 नंबर, इकाई और दहाई। इकाई दहाई कौन सा है? 72। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या वो होता है? हाँ होता है। कितना बार में? 18 बार। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे 8 के विभक्ति का नियम। ठीक है, हम लोग फिर से क्या लेंगे? 8 के विभक्ति का नियम। 8 की विभक्ति का नियम, तो जैसे 4 के विभक्ति का नियम में हम लोग देखे थे कि सिर्फ इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी क्या हो रही थी? 4 से विभाजित हो रही थी। तो
वहीं हम क्या देख रहे हैं, 8 के विभक्ति का नियम। 8 के विभक्ति का नियम हमें क्या बताता है कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये किसी संख्या का ये 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 2 0 0 8, इसका सैकड़ा तक कौन कौन सा अंक हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, लिखते हैं हम लोग 1 0 0 8। क्या 0 0 8 8 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। एक बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक, सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 1 3 3 3 0 3 2। ठीक, कौन सा हमको अंक देखना है, सिर्फ लास्ट का 3 अंक। कौन कौन सा 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, क्या लिखेंगे, 0 3 2 डिवाइडेड बाई 8। क्या ये डिवाइड होगा 8 से? हाँ होगा। कितना बार में? 4 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, यही हमको क्या बताता है, विभक्ति का नियम। फिर हम लोग देखेंगे 5 के विभक्ति का नियम। फिर देखेंगे 5 के विभक्ति का नियम। 5 के विभक्ति का नियम हमको क्या बताता है कि अगर किसी भी संख्या से लास्ट में अगर 0 या 5 आ जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल 1 2 2 2 4 6 0। ठीक, लास्ट में क्या आ गया, 0। हम क्या बताए थे कि अगर 5 से वही संख्या पूरी तरह विभाजित होती है जिसके लास्ट में क्या आता है, 0 या 5। इसके लास्ट में क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। फिर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड 1 3 9 4 5। ठीक, फिर इसमें क्या आ जाता है, लास्ट में 5 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 के विभक्ति का नियम में लास्ट में क्या आना है, 0 और 5। इसमें क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, विभक्ति के नियम का हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा है, 11 के विभक्ति का नियम। अब 11 के विभक्ति का नियम हमें क्या बताता है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग अगर 0 या 11 से विभक्त होने वाला कोई नंबर आता है तो ही वो संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग एक लिखते हैं संख्या 1 0 0 9 8 0। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, वो अंक किधर से गिना जाना चाहिए, इकाई से बाई की ओर। ठीक, इकाई कौन सा हो गया, ये। ठीक, तो सम स्थान कौन कौन सा आएगा, सम स्थान 8 0 और 1, क्योंकि इकाई से गिनना है, इकाई से बाई ओर जाना है। ठीक, सम स्थान कौन कौन सा हो गया, 8 + 0 +
1। माइनस हमको क्या करना है, विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान का अंक कौन कौन सा है, 0 + 9 + 0। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आया, 9 - 9 = 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 11 से विभक्ति के नियम में क्या था, 0 आना चाहिए या 11 से विभक्त होने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, 1086419 फिर हम लोग वही करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, सम स्थान के अंकों का योग कौन कौन सा होगा, 9, 4, 8 और 1। ठीक, इसको ऐड करते हैं, जैसे लिखेंगे पहले 9 + 4 + 8 + 1 माइनस ऑड नंबर कौन कौन सा बचा, 5 + 1 + 6 + 1। सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ 0 है, 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 13 + 21 और 1 22, 22 - 12 = कितना आ गया, माइनस करने से 10। तो लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, 10। ठीक है, और हमारे पास आना क्या चाहिए था, 0 या 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर। लेकिन क्या 10 11 से विभाजित होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये 11 के विभक्ति का नियम नहीं है, क्योंकि ये 11 के विभक्ति का नियम जो हमें बताता है उसका ये रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमारा विभक्ति का जितना भी नियम था वो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, वो हम लोग बनाएंगे।